बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वजह तो हमने पढ़ना है ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स। ठीक, H&P ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर है, उसमें लास्ट हमारे पास ग्रुप है ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में हमारे पास मौजूद हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं इन ग्रुप नंबर 7। सेम बाकी ग्रुप्स की तरह इसके भी हमने कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने इसकी पढ़नी है। फर्स्ट जो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन क्या होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसका जो ट्रेंड हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, तो हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और उसकी रीज़न ये है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स की वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। फिर दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमारे पास है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका ट्रेंड हमारे पास क्या है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप कि व्हेन वी मूव इन पीरियोडिक टेबल डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीजेज। और इसकी रीज़न ये है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमॉलिकुलर ड्यू टू इंक्रीज इन साइज attraction decreases, and due to decrease in attraction we can say that electronegativity will also be decreased because electronegativity itself is a force of attraction। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम विल बी कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका ट्रेंड क्या होगा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन अट्रैक्शन। सबसे पहले याद रखें कि जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक अट्रैक्शन डिवेलप्ड हो जाती है और उस अट्रैक्शन की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। अब जितनी इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं कि रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितनी अट्रैक्शन कम होगी तो हम देखें रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी आल्सो फिर क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो चूँकि साइज़ इंक्रीज होता जाता है लिहाजा न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होती जाएगी, लिहाजा हम कहेंगे कि रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया है वो भी फिर हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही बात मेल्टिंग पॉइंट कैसे कहते हैं, जिसमें हम किसी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर हम किसी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका ट्रेंड क्या होगा, तो हम कहते हैं कि इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब पीछे हमने जो ग्रुप्स पढ़े ग्रुप नंबर 1, 2 and 4 उसमें हमने कहा था कि ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप और यहाँ पर हम कहते हैं कि इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो इसकी ये रीज़न याद रखें कि वहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ग्रुप नंबर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में साइज़ के इंक्रीज होने की वजह से ये दोनों फोर्सेज डिक्रीज होती हैं, लिहाजा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं चूँकि हेलोजन एग्जिस्ट इन सिंपल मॉलिकुलर तो हम बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्स देखते हैं और वो फोर्स हमारे पास होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, a type of intermolecular
फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, वो मौजूद होता है हेलोजन एटम्स के दरमियान। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद साइज ऑफ एटम। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, और साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से फिर हम कहते हैं कि हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के इंक्रीज होने की वजह से हम कहते हैं कि फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, या किसी भी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है इट विल बी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसकी रीज़न क्या होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। क्या टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, लिहाजा उन दो एटम्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, और अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से फिर हम कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हम कहते हैं कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो ये इसमें एक्सेप्शनल केस है, तो इसको ज़रा गौर से सुने कि हम कहते हैं कि फ्लोरीन चूँकि सबसे टॉप पर है, इसका साइज़ सबसे कम होता है, लिहाजा वो दो एटम्स ऑफ फ्लोरीन जिन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, और एक दूसरे के करीब होने की वजह से हम कहते हैं कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से वो जो बॉन्ड मौजूद है बिटवीन फ्लोरीन एटम एंड फ्लोरीन एटम वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। किस वजह से, रिपल्शन की वजह से। तो जहाँ पर रिपल्शन होती है वहाँ पर बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है, और बॉन्ड के अनस्टेबल होने की वजह से मतलब वो बॉन्ड वीक हो जाता है, और वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। जबकि फ्लोरीन का साइज चूँकि थोड़ा सा ग्रेटर होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ी सी कम है, लिहाजा वो बॉन्ड थोड़ा सा स्टेबल होगा, और जब बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए क्लोरीन की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा है, ड्यू टू एक्स्ट्रा रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड किसे कहेंगे, हाइड्रोजन जब अटैच हो जाए हेलोजन के साथ HF, HCl, HBr, HI, तो इसको हम कहते हैं हेलोजन एसिड्स। अब इनके लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो इनके लिए बॉन्ड एनर्जी होगी वही बात जो अभी हमने कहा कि चूँकि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ आपके पास इंक्रीज होगा, लिहाजा बॉन्ड वीक होता जाएगा, और जब बॉन्ड वीक होता जाएगा तो उसको ब्रेक करना फिर क्या होगा, आसान होता जाएगा, और जब उसको ब्रेक करना आसान होगा तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी फिर कम चाहिए होगी। लिहाजा अगर हम ऑर्डर देखें तो HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद HCl, फिर उसके बाद HBr, और फिर उसके बाद HI, और रीज़न ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ये हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी फॉर हेलोजन एसिड्स। ये आपके पास सिर्फ हेलोजन एसिड्स के लिए नहीं, जबकि यही हेलोजन जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हाइड्रोजन की जगह कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है, CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, CI बॉन्ड, तो हम कहते हैं उसके लिए भी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की यही ऑर्डर होगी जो यहाँ पर हेलोजन एसिड्स के लिए है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड डिपेंड करता है ईज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन पर। जो एसिड जितना इजीली H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तो हम कहते हैं कि वो आपके पास उतना ही मोर एसिडिक होगा, जो इजीली प्रोड्यूस नहीं करेगा वो आपके पास उतना ही लेस एसिडिक होगा।
अब हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड है ये बॉन्ड एंथैल्पी वाले के इनवर्स रिलेटेड हैं। चूँकि हम कहते हैं कि फ्लोरीन वाला बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, लिहाजा ये बॉन्ड ब्रेक करना सबसे डिफिकल्ट होगा, लिहाजा H+ आयन इजीली प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये सबसे वीक एसिड होगा। HI के केस में आयोडीन का साइज हम कहते हैं कि सबसे ग्रेटर होता है, तो इसका बॉन्ड सबसे वीक होगा, लिहाजा इसके बॉन्ड वीक होने का मतलब ये है कि यहाँ पर H+ आयन की प्रोडक्शन ईजीली होगी, और H+ आयन की प्रोडक्शन जितनी हमारे पास ईजी होगी हम कहते हैं कि ये एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपके पास HI सबसे मोर एसिडिक, फिर HBr, फिर HCl और फिर उसके बाद HF। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपके पास है हेलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो हेलोजन है ये हमारे पास एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रोल क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद क्या होता हो, रिड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मीन्स के ये आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितनी किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करना उतना ही हमारे पास आसान होगा। अच्छा, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिपेंड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी हम कहते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर उसके बाद